हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टर टीजीटी साइंस में सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो रहा होगा। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको अभी क्लासेस प्रोवाइड किया कराई है, चाहे केमिस्ट्री की हो, फिज़िक्स की हो या बायो की हो, तो इन क्वेश्चंस को करके आप लोगों को पता चल रहा होगा कि नोट से बाहर कुछ भी नहीं है। तो मेरी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वालिटेटिव है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखा करें और साथ के साथ जो अदर आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनसे चैनल है वो शेयर कीजिए। तो आज है वीडियो नंबर 3, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये एस्टेट एस्पिरेंट्स के साथ साथ जो भी कैंडिडेट्स DSSB TGT नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन। यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। उससे आगे जो नेक्स्ट है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इसमें कहा है कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। अब आपको पता है करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। हमें पता है माइक्रो अपने अंदर कितने नंबर्स फॉलो करके चलता है, 10⁻⁻6। तो दैट मीन्स ये बिल्कुल सही है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के। नेक्स्ट है 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज कंटेन इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है एन एमीटर नीड्स टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू डिटरमाइन हाउ मेनी एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ये कह रहा है कि जो एमीटर होता है ये हमारा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में, और ये हमें क्या बताता है कि सर्किट के अंदर कितने एम्पियर कितनी करंट है वो फ्लो हो रही है। तो हमें पता है एमीटर तो सीरीज में ही कनेक्ट होता है, और साथ में क्या बताता है, ये करंट का अमाउंट बताता है। और वोल्टमीटर जो होता है ये पैरेलल के अंदर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही है। तो इसका मतलब रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। क्या कह रहा है, करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कह रहा है कि जो करंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि करंट है देखो उसकी डायरेक्शन तो होती है बट ये वेक्टर एडिशंस को फॉलो नहीं करती, और जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते दैट मीन्स वो कौन सी क्वांटिटी के अंदर काउंट होते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या था, डी। उसके बाद नेक्स्ट है वाई डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। कि जो रदरफोर्ड है उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड फॉइल का क्यों यूज़ किया। तो इसमें 4 रीज़न है, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखो भाई, जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने सिर्फ गोल्ड फॉइल को ही यूज़ किया था। क्यों किया था, इसका रीज़न ये था क्योंकि एक तो गोल्ड है कि सबसे ज़्यादा मेलाइएबल मेटल है। मेलाइबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल को हैमर से पीट कर जितना पॉसिबल हो उसको थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गोल्ड क्या है, एक तो मोस्ट मेलाइबल मेटल है, तो इससे हम जितनी चाहे पतली शीट बना सकते हैं। दूसरा, अगर ये गोल्ड की बजाय कोई और अदर मेटल यूज़ करते तो उनकी शीट क्या होती, वो उतनी ज़्यादा मेलाइबल नहीं होते। तो क्या होता है कि जब अल्फा रे इस एटम से पास होती, ठीक है, ये जो भी हम एलिमेंट लेते हैं उसके एटम से पास होती, तो आधी जो अल्फा रे वो तो यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती, तो फिर यहाँ पे कंक्लूजन तो हमें मिलता ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बिकॉज ही वांटेड द लेयर टू बी एज प्योर एज पॉसिबल, ये भी गलत है। बिकॉज ही वांटेड टू लेयर टू बी मेड ऑफ हैवी एलिमेंट, ये भी गलत है। सी कह रहा है बिकॉज ही वांटेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल, ये सही है क्योंकि गोल्ड होता है इसकी थिन लेयर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जितना चाहे हम यहाँ पे थिन लेयर है वो रख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका सी आंसर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि 50 ग्राम शुगर है, उसको 350 ग्राम सॉल्यूशन है
किसका है, सॉल्वेंट वाटर का, उसमें डिज़ोल्व किया है, तो कंसंट्रेशन निकालने सॉल्यूशन की। आप देखो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज निकाला है। अब यहाँ पे सोल्यूट की जो सोल्यूट का जो अमाउंट है वो भी ग्राम में है और सॉल्वेंट भी ग्राम में है, तो इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन मास परसेंटेज की फॉर्म में निकाली गई है। अब हमें पता है कि मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सोल्यूट हमारा शुगर है, सॉल्वेंट 350 है, तो सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सोल्यूट के अंदर जब हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है सॉल्यूशन। तो इसका मतलब 50 ग्राम प्लस में 350 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन का मास हमारे पास में कितना आ गया 400 ग्राम। ठीक है, अब सोल्यूट हमें पता है कितना है 50 ग्राम, तो 50 डिवाइडेड बाई 400 और परसेंटेज निकालने के लिए गुना में क्या कर देंगे 100, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 2 से कट करोगे तो 25/2 और हमें पता है 25/2 का मतलब होता है 12.5%, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसमें से कौन से डिवाइस में यूज होता है। पहला होता है स्टेथोस्कोप, दूसरा होता है मेगाफोन। तो भाई स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स यूज करते हैं हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, तो वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है इसलिए वहाँ पे हार्ट बीट को मेजर किया जा सकता है। मेगाफोन क्या होता है, जो भी अनाउंसमेंट होती है जैसे रोड्स वगैरह पे कहीं पे भी जो अनाउंसमेंट करने के लिए जो यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट उसको मेगाफोन बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, तभी तक दूर ब्रॉड एरिया को ये क्या करता है कवर करता है। तो इसका मतलब दोनों की दोनों जो हमारी डिवाइस है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस है। ठीक है, अब चलते हैं हम आंसर पे। तो हमने क्या बोला कि दोनों ही इसका आंसर है, तो इसका मतलब क्या होगा सी, ओनली 1 and 2 यानी बोथ ऑफ यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड पास्कल वेयर बोथ आर द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें चाहे पास्कल की बात करें, दोनों ही क्या होती है प्रेशर की यूनिट होती है। अब ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट होती है, तो भाई हमें पता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के। अब यहाँ पे देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विच टाइप ऑफ कोलोइड बटर इज, ये कह रहा है कि बटर किस टाइप का कोलोइड है, तो बटर होता है ये जेल के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है बटर के अंदर कोलोइड फॉर्म होता है जब वाटर इसके अंदर क्या होता है डिस्पर्ज होता है फैट के अंदर, यानी फैट में जब पानी डिस्पर्ज होता है तो बटर बनता है, इसका मतलब ये जेल टाइप का हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज इज यूज। ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, एक सबमरीन्स दिया है जो होती है पनडुब्बी पानी में चलती है और दूसरा है लैक्टोमीटर जो दूध को मेज़र करने के लिए यूज होता है। तो ये कह रहा है कि इसमें कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसकी कंस्ट्रक्शन में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ध्यान रखते हैं। अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, जब हम उसको क्या करते हैं फ्लूइड के अंदर किसी भी फ्लूइड में, ठीक है, हम इमर्स करते हैं या तो पार्शियली या फुल्ली, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे जो बॉडी होती है उसकी तरफ ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम बाउंस फोर्स बोलते हैं, और वो बाउंस फोर्स किसके बराबर होता है, जितना फ्लूइड होता है वो बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है उसके वेट के बराबर। ठीक है, तो चाहे सबमरीन्स की बात करें चाहे हम लैक्टोमीटर की बात करें, तो ये दोनों ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा ए, बोथ 1 and 2। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में लास्ट पेज पर है, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम इन, जो साउंड की स्पीड है वो मैक्सिमम किस में होती है, तो हमें पता है जो सॉलिड होता है उसमें सबसे ज़्यादा
साउंड की स्पीड होती है। उसके बाद फिर लिक्विड में होती है, सबसे कम किस में होती है, गैस में। क्यों? क्योंकि गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उस वजह से इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं होता। अब हमें पता है कि साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की। अब सॉलिड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। तो जब भी साउंड आता है तो ये क्या करते हैं, आसानी से क्या करेंगे, उसको आगे की तरफ प्रोपोगेट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सॉलिड के केस में क्या होगा, साउंड ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए जो स्टील होगा, स्टील ये साउंड एनर्जी को फास्ट रेट पर ट्रांसफ़र करेगा अदर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, स्टील। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन इज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज बतानी है, तो भाई आपने पढ़ रखा है कि जो रेंज होती है ऑडिबल की वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर और 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है तो इसका मतलब वो यूवी रेज में आती है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक होती है। और अगर 20 हर्ट्ज से कम होगी तो वो इंफ्रासोनिक होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, और हमें पता है कोई भी ह्यूमन है जैसे हम हैं वो हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के ही बीच में हम सुन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, जो हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब कोई भी एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर कैसे करते हैं, एक्स ए जेड, जहाँ पे एक्स क्या बताता है एलिमेंट, ए क्या बताता है मास, जेड क्या बताता है एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब जो पैर में बैठा है वो एटॉमिक नंबर, जो सर पे बैठा है वो एटॉमिक मास। अब ये मास पूछ रहा है तो देखो हीलियम का मास कितना है, 4। अब यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं है जिसमें 4 है, ठीक है। डी में है 4.2, तो इसका आंसर है ना थोड़ा सा रॉन्ग है, इसका आंसर होगा 4 यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर थर्ड पीरियड में कौन आता है। तो भाई जो सिलिकॉन होता है ये हमारा थर्ड पीरियड में आता है, ठीक है। थर्ड पीरियड में कौन कौन आते हैं, सोडियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये थर्ड पीरियड में आते हैं। बचे कार्बन और बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम और कार्बन ये सेकेंड पीरियड में आते हैं, जबकि ब्रोमीन किस में आता है, फोर्थ पीरियड में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट है इसमें इनकरेक्ट है। तो देखो भाई हमने क्या पढ़ा है कि जो मैटर होता है, वैसे तो हम बुक्स वगैरह में 3 स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जबकि 5 स्टेट इसकी मानी गई है। जो फोर्थ वाली कौन सी होती है, प्लाज्मा, और फिफ्थ वाली कौन सी होती है, बोस आइंस्टीन। तो प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, ये हाईली एनर्जेटिक स्टेट होती है, और इसमें क्या होता है, अब बेसिकली कहाँ यूज़ होती है, जो हमारे न्यून बल्ब्स होते हैं उसमें प्लाज्मा स्टेट का ही यूज होता है। और इसमें क्या होता है, हाई एनर्जेटिक के कारण क्या होता है कि ये आयंस की मतलब आयनाइजेशन होता है इनका, ठीक है। तो आयंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्साइटेड कर जाते हैं। तो ये प्लाज्मा स्टेट की खास बात होती है। अब ये कह रहा है कि इसमें इनकरेक्ट आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड पार्टिकल। तो इसका मतलब ये सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक होती है। तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लाज्मा इज फॉर्म इन स्टार ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। ये कह रहे हैं कि स्टार के अंदर जो तारे होते हैं उसमें जो प्लाज्मा फॉर्म होता है वो हाई प्रेशर के कारण होता है। तो प्रेशर की तो कई बात की हुई नहीं है प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद सी कह रहा है कि जो प्लाज्मा स्टेट है कहाँ यूज होती है, जो नियॉन साइन बल्ब्स हैं उसमें यूज होता है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि जो सन है या स्टार है ये जो चमकते हैं ना, ये प्लाज्मा स्टेट की प्रेजेंस के, प्लाज्मा की प्रेजेंस के कारण ही क्या होते हैं, शाइन करते हैं। क्योंकि अभी क्या बोला है, ये हाईली एक्साइटेड पार्टिकल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होते हैं, ये शाइन करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें बोल रहा है रॉन्ग कौन सा है, तो रॉन्ग था इसका बी, ठीक है। तो इसका बी आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं एक साउंड वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है कितनी, 4 किलो हर्ट्ज।
वेवलेंथ दे रखी है उसकी 40 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टू टेक ट्रैवल 2.5 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की गई है 1 सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दे रखी है, 1 सेकंड में निकालना है, तो पहले हम 40 सेकंड को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 सेकंड में हमने डिस्टेंस निकाली कितनी, 1600 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 2.5 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, तो किलोमीटर को भी हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करते हो तो सबसे पहले उसको MKS के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब 2.5 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 2500 मीटर के। तो ये कह रहा है कि हमें टोटल टाइम निकालना है कि जो 2500 मीटर है ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो भाई देखो, यहाँ से 2500 मीटर की हमारी डिस्टेंस है, 1 सेकंड में कितनी है, 1600 मीटर। तो यहाँ से निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 1.56 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ लिथियम। लिथियम की वैलेंसी है वो क्या होती है। अब देखो, लिथियम कौन से नंबर पर आता है, एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसकी वैलेंसी निकालनी है। तो हमें पता है बोर बरी स्कीम के अकॉर्डिंग हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। अब हम इसमें अरेंज करते हैं। के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन रखने की 2। अब 3 में से 2 तो के में आ गए, बचा कितना, 1, वो किस में चला जाएगा, एल में। अब हमें पता है कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी होती है। ठीक है, तो इसकी लिथियम की वैलेंसी क्या होगी, 1, मेटल के केस में। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या होगा, वैलेंसी फिर हम 8 में से सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बात की क्लोरीन की, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। ठीक है, इसमें तो क्या है, लिथियम मेटल था, तो हमने लास्ट सेल को ही वैलेंसी बोल दिया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, मान लो आपसे क्लोरीन की वैलेंसी पूछा जाए, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो इसको हम अरेंज करेंगे KLMN में। ठीक है, के में मैक्सिमम 2 होंगे, एल में कितने होंगे, 8। ठीक है, 8 और 2 10। अब 17 में से 10 तो यहाँ आ गए। एम की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन रखने की 8, तो 7 इसमें चले गए। अब देखो, मैंने क्या बोला कि मेटल के केस में तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी होती है, लेकिन नॉन मेटल के केस में हम क्या करते हैं, वैलेंसी कैसे करते हैं, 8 में से घटाकर। तो 8 में से 7 घटा दो, 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, 1। ठीक है, तो ये था इसके पीछे कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हम मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं तो कौन सा मेथड होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, जैसे आप अपनी डेली लाइफ में भी करते हो, बटर से जब आप घी निकालते हो तो आप क्या करते हो, जो हैंडमेड रही होती है उसको घुमाते हो, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। उसमें क्या होता है, मिल्क से क्रीम अलग हो जाता है, तो ये मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक्स। ठीक है, एक्स है वो एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ता है, वो 10 मिनट में चढ़ रहा है, जबकि वाई उसी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 7 मिनट लेता है। अब ये कह रहा है कि एक्स का वेट वाई का वेट दोनों इक्वल है और कितना है, 54 किलोग्राम। तो ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, आपको वो बतानी है। अब देखो, पहला कह रहा है कि एक्स कंज्यूम मोर पावर देन वाई, कि एक्स है वो पीस वाई से ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। बी कह रहा है एक्स है वो वाई से ज़्यादा काम करता है। सी कह रहा है कि वाई है वो एक्स से ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। और डी कह रहा है कि वाई है ये एक्स से ज़्यादा वर्क करता है। यानी चारों ऑप्शन में सिर्फ 2 चीज़ की बात हुई है, एक वर्क की और दूसरी किसकी हुई है, पावर की। तो पहले हम दोनों का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। वर्क क्या बता रखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जबकि पावर क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर निकाल लेंगे। अब देखो, जो x है वो पहाड़ी चढ़ने के लिए 10 मिनट का टाइम लेता है, तो पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, तो इसका टाइम है 10 मिनट। अब सेकंड की कह रहा है y के केस में कि वो कितना टाइम ले रहा है, 7 मिनट, तो इसकी पावर निकालेंगे W/7। अब देखो, x की अगर हम बात करें तो इसमें डिनोमिनेटर में 10 है, और अगर हम y की बात करें तो डिनोमिनेटर पावर की जो डिनोमिनेटर है इसका क्या है, 7। और हमें पता है जब डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी आती है। तो इसका मतलब x की पावर है वो y से क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि y की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो y है वो x से ज़्यादा
पावर रखेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में डाल दीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।